बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो डेयर चलते हैं अपने टॉपिक के। एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। एटम्स अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जितने भी एटम्स हैं ना, तमाम के तमाम एटम्स अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं। दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। अब इस कोशिश में वो दूसरे एटम्स के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, यानी एटम्स अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं। अपनी एनर्जी कम करने के लिए वो दूसरे एटमों के साथ मिल जाते हैं। इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिनॉन बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब ये एक कुदरती अमर है। क्यों कुदरती अमर है? क्योंकि इसकी मदद से एटम्स की स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। जब एटम दूसरे एटमों के साथ मिलते हैं तो उनकी क़याम पजीरी, उनकी स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। इसलिए एटम दूसरे एटमों के साथ मिलके अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब एटम की एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो दूसरे एटमों के साथ मिल जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। अब देखें अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी, कि एटम्स अपनी एनर्जी को कैसे कम करते हैं। अपनी एनर्जी को कैसे कम करते हैं। द अर्ली केमिस्ट हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस ए लॉन्ग टाइम एगो। अब इस बारे में केमिस्ट शुरू से ही सोच विचार कर रहे थे। दे फाइनली सक्सीडेड टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन द नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनोन वर डिस्कवर्ड। इस सवाल का जवाब उस वक़्त मिला जब नोबल गैसें यानी हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और ज़ीनोन दरियाफ्त हुई। हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब ये याद रखिएगा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम जिसको He से ज़ाहिर किया जाता है, ये इसका सिंबल है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ एक ही शेल है, पहला शेल। और 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक आपको पता है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि नोबल गैसेस आपके पास हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, ठीक है, और रेडॉन, ठीक है। इनमें देखें ये जो हीलियम है ना, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला ही शेल होता है इसका, एक ही शेल होता है इसके पास, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे देखें क्या कहते हैं। वाइल ऑल अदर नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जबकि बाकी जो नोबल गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन और रेडॉन, ठीक है। ये सारी की सारी इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। ये अपने जहन में रख लें, ठीक है। बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल। आउटर मोस्ट शेल को एक और नाम से भी पुकारा जाता है, वैलेंस शेल के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। वैलेंस शेल भी इसको कहा जाता है, सबसे आखिरी शेल जो होता है, ठीक है। तो ये 6 आपके पास नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन, जिसमें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद हमारे पास है नियोन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। ज़ीनोन का 18 है। क्रिप्टॉन का 34 है। ज़ीनोन का 54 है और रेडॉन का 86 है, ठीक है। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। इनमें जो हीलियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। वी आल्सो नो अबाउट दीज गैसेस। कहता है हम इन गैसेस के बारे में जानते हैं। डैट नाइदर देयर एटम्स कंबाइन विद देमसेल्व्स नॉर विद अदर एटम्स। अब कहता है इन एटम्स के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एटम्स यानी कि ये हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन और रेडॉन ना ये अपने एटमों के साथ मिलते हैं, ना ये किसी दूसरे एटमों के साथ मिलते हैं।
द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस लेक ऑफ रिएक्टिविटी वाज देयर स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं इसकी वजूहात क्या हैं कि ये क्यों ना अपने एटमों के साथ मिलते हैं ना ये दूसरे एटमों के साथ मिलते हैं, इसकी वजह क्या है। ठीक है, इन गैसों के इस तरह रिएक्शन ना करने की वजह गालबन इनका क्या है, इस्तेहकाम है। इनका क्या है, इस्तेहकाम है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, इनकी एनर्जी कम से कम है, इसलिए ना ये दूसरे एटमों के साथ मिलते हैं ना ही ये अपने एटमों के साथ मिलकर कोई बॉन्ड बनाते हैं। It was suggested that these gases were stable due to the presence of 2 electrons in the helium and 8 electrons in the outermost shell of the rest of the gases। अब मज़ीद ये बात भी सोची गई कि इन गैसों के रिएक्शन ना करने की वजह हीलियम के बेरोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी गैसों के बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होती है। यानी हमने ये कहा कि ये जो गैसेस हैं ना ये रिएक्शन नहीं करती, तो हमारे जहन में ये आया कि इनकी एनर्जी कम से कम होगी। फिर अगला सवाल कि इनकी एनर्जी कम से कम अगर होगी तो इसका मतलब ये स्टेबल होंगी। अगर ये स्टेबल हैं तो इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि इनके आखिरी शेल में, इन सब के आखिरी शेल में यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे जहन में आया कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों, अगर उसके पास एक ही शेल है या उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे और वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यानी ऐसे एटम्स जिनके पास सिर्फ शेल एक होगा, ऐसे एटम जिनके पास सिर्फ शेल एक होगा, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, शेल कितना हो, सिर्फ एक हो, और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक शेल हो, तो इसका मतलब उसका वही आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो स्टेबल होगा और वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। या बाकी एटम जो है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन की तरह, अगर उनके एक से ज़्यादा शेल हैं, अगर शेल जो है वो क्या है, शेल कितने हैं, अगर शेल्स जो हैं वो कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1, एक से अगर ज़्यादा हैं, तो फिर अगर उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तब वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे केमिकल बॉन्ड, उनकी एनर्जी कम से कम होगी, वो स्टेबल होंगे। ठीक हो गया। देखिए क्या कहते हैं, दिस गेव राइज टू ए प्रिंसिपल डैट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम विच हैव ओनली द फर्स्ट शेल और 8 electrons in the outermost shell mean stability and hence unreactivity as well। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कहता जी एक असूल बन गया, इस दलील से ये असूल वज़ा किया गया कि अगर किसी एटम के बेरोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर किसी एटम के बेरोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एटम कौन से हों, वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे, ठीक है, जिनके पास सिर्फ एक शेल होगा, जिनके पास सिर्फ एक शेल है। ठीक है, अगर इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या किसी और एटम के बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस वजह से उन एटम्स में क्या होगा, इस्तेहकाम होगा और किसी दूसरे एटम से रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास एक ही शेल होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके पास भी एक ही शेल होता है। तो इन दोनों की वो बात कर रहा है कि अगर इनके बेरोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या दूसरे एटमों के, ठीक है, बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, जिस तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, ठीक है, इनके बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, क्लोरीन है, इनके बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो फिर ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी एटम के बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनकी एनर्जी कम से कम होगी और वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेहकाम हो, इस्तेहकाम पजीरी उनके अंदर आ जाती है उस वक्त जब इनके बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आगे देखें क्या कहते हैं, दिस प्रिंसिपल वाज नेम्ड एज डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। इस असूल को डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल का नाम दे दिया गया। किस असूल को, कि अगर किसी एटम के बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, अगर किसी एटम के बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो इसको ऑक्टेट रूल कहा जाएगा, और अगर किसी बेरोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वो कोशिश करे तो इसको हम क्या कहेंगे, डुप्लेट रूल कहेंगे। डुप्लेट 2 से निकला, ऑक्टेट, ऑक्टा 8 से निकला है। ठीक है, दोबारा ज़रा सुने कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहा जाता है,
जबकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को डुप्लेट रूल कहा जाता है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को डुप्लेट रूल कहेंगे, जबकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रूल कहेंगे। The discovery of duplet or octet rule was followed by another similar suggestion that atoms form bonds because they would like to lower their energy by completing their duplet और octet। अब देखें यहाँ से, देखो क्या हुआ, क्या कहते हैं, द डिस्कवरी ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, डुप्लेट या ऑक्टेट रूल के फौरन बाद एक और तजवीज़ सामने आई। क्या तजवीज़ सामने आई कि एटम्स दूसरे एटम से इसलिए मुंसलिक होते हैं क्योंकि वो अपने बैरूनी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को मुस्तहकम करते हैं। ऊपर आपने पढ़ा ना, यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे देखें, एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी, दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स, कि एटम्स अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं, इस कोशिश में वो दूसरे एटम्स के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। तो जब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल डिस्कवर हुआ तो इसके बाद साइंसदानों ने, केमिस्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई एटम दूसरे एटमों के साथ इसलिए मिलते हैं ताकि वो अपने बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो दूसरे एटमों के साथ मिलते हैं। इस तरह इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम से कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कहते हैं सोडियम एटम। अब सोडियम एटम की वो एग्जाम्पल ले रहा है, यहाँ पे देखें, सोडियम एक मेटल है, ठीक है, जिसका सिंबल Na, नेट्रियम से निकला है, नेट्रियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो अब इसकी वो बात कर रहा है, क्या कहता है, देखें, कहता है जी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सोडियम एटम इट इज़ ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। अब देखें क्या है, ज़रा इसको समझें। सोडियम है ना, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। तो इसका पहला शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दूसरा इसका जो शेल है उसके पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरा इसका जो शेल है ना, तीसरा शेल, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, अब सोडियम के पास 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो क्या है कि या तो ये क्या करे, किसी और एटम से 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपने यहाँ आखिरी शेल में जमा करे और यहाँ पे 8 पूरे कर ले, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर दे, ये खारिज कर दे। तो सोडियम क्या करता है, आसान रास्ता चूज करता है। वो क्या करता है, अपना ये वाला जो आखिरी शेल है का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वो खारिज कर देता है। जब ये खारिज करेगा ना, लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा। तो इसके फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरे शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये सोडियम एटम से बन जाएगा सोडियम आयन। क्या बन जाएगा, ये सोडियम आयन, जिसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, जब इसने खारिज कर दिया, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब देखें, इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, और ये बन गया किस जैसा, नोबल गैस, नियोन जैसा। नोबल गैस नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, किसकी ले लेते हैं, क्लोरीन की ले लें। ये क्लोरीन है, Cl, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इसके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में इसके होते हैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास भी 2 रास्ते हैं। एक क्या है कि ये या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, खारिज कर दे, ठीक है, अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, खारिज कर दे, या क्या करे, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर ले, जज़ब कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ये जज़ब कर ले। तो इसके लिए आसान क्या है, इसके लिए आसान ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर ले। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को जज़ब करता है और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन कितने कर लेता है, 18, और ख़ुद बन जाता है क्लोराइड आयन, ठीक है। अब इसके आखिरी शेल में यहाँ जब ये 1 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो पहले शेल में 2 हो जाएंगे, दूसरे में 8 हो जाएंगे, तीसरे में भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल इसके पास कितने हो गए, 18 हो गए। अब इसने करीब तरीन नोबल गैस, यहाँ पे देखें, आर्गोन की इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। क्यों? ऐसा करने से उनकी एनर्जी कम से कम हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। चलें यहाँ से अब रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा देखें, सोडियम एटम देयरफॉर अडॉप्ट्स द एनर्जेटिकली ईजियर पाथ एंड लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए बॉन्ड। अब सोडियम क्या करता है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आसान रास्ता अख्तियार करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। इस तरह उसका आखिरी शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेता है। इन द सेम वे इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम प्रोटॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाइड्राइड आयन। अब देखें क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये दोनों रास्ते आसान हैं। वो चाहे तो अपने बैरोनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन खोकर प्रोटॉन बनाए या एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके क्या करे, वो हासिल करके अपना डुप्लेट मुकम्मल करे। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की बात कर रहा है वो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, क्या है कि या तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले और यहाँ पे 2 पूरे करे, ठीक है, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, ठीक है। तो इसके लिए दोनों रास्ते आसान हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना खारिज कर देगा तो इसका जो न्यूक्लियस है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा। क्या बच जाएगा? प्रोटॉन। इसलिए हाइड्रोजन का जो आयन होता है ना, जब वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और पॉजिटिव आयन बनता है, इसको आप प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोटॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन तो इसके पास होता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी इसने क्या कर दिया? खारिज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, इसलिए हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, जज़ब कर ले, ठीक है, और अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको आप हाइड्राइड आयन कहते हैं। इन दोनों में आपने फ़र्क रखना है। अगर नेगेटिव आयन हो तो इसको कहेंगे हाइड्राइड। क्या कहेंगे? हाइड्राइड आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन इसको कहेंगे। तो इसके लिए दोनों रास्ते आसान हैं कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, और अपना डुप्लेट मुकम्मल करे, या एक इलेक्ट्रॉन दे दे और प्रोटॉन बन जाए। आगे देखें, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब डेयर ये 2 चीज़ें उसने यहाँ पे आपको कही हैं, ये आप अपने जहन में रखें। एक उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्कली मेटल का, दूसरा उसने इस्तेमाल किया है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो हम दोनों यहाँ पे लिखते हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर। पीरियाडिक टेबल के अंदर ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया हुआ है, उसका जो पहला ग्रुप है ना, पहला ग्रुप, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है, और आगे हमारे पास है सीजियम। इनमें इस हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी की सारी मेटल हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? मेटल हैं। इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल। अच्छा, पीरियाडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 2 है, पीरियाडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 2 है, वहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। इन तमाम को आप कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहेंगे इनको? अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। और इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो अल्कलीज बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो पीरियाडिक टेबल के ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहेंगे। पीरियाडिक टेबल की जो ग्रुप 2 की मेटल्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स विच विल फॉर्म बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब देखो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पीरियाडिक टेबल की जो ये वाली मेटल्स हैं ना, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सब के वैलेंस शेल में, ये जो ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1, इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, जिनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने जहन में रखें। पीरियाडिक टेबल का ग्रुप 1, इस सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा।
पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2, इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देते हैं, ठीक है, और वो खुद पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। जिस तरह यहाँ से मैं कोई भी ले लूँ, मैं कहता हूँ मैग्नीशियम है ना, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में यहाँ पे 2 होते हैं। तो ये अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है, ठीक है, और ये बन जाता है मैग्नीशियम आयन जिसके ऊपर 2 चार्ज होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। तो इसने करीब तरीन नोबल गैस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल की जिसका एटॉमिक नंबर 10 था, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके। इसी तरह यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, ठीक है, कैलियम से निकला है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं और चौथे में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल इसके पास देखें कितने हो गए 19। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है और ख़ुद बन जाता है पोटाशियम आयन, केटाइन, पॉजिटिव आयन, ठीक है, और इसका वैलेंस शेल जो है आखिरी अब हो जाएगा तीसरा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे और इसके पास यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हीलियम, नियोन, आर्गोन, इसने आर्गोन जिसका एटॉमिक नंबर 18 था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, इसलिए इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। तो डेयर एक एटम अपनी एनर्जी को कम से कम करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा और करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो गेन कर लेगा। इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। आगे देखें क्या कहते हैं। अब ये कहता है जी ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट यानी कि ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के एलिमेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ मिल जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ या किसके साथ मिल जाते हैं, ये क्लोरीन के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी नेगेटिव आयन बनाता है और क्लोरीन भी नेगेटिव आयन बनाता है। ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे ये वाले, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ मिलकर क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना इसके आखिरी शेल में होते हैं, टोटल इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -2, ठीक, और इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये नेगेटिव आयन्स और पॉजिटिव आयन्स आपस में मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इन द बिगिनिंग octet rule played a significant role in understanding the nature of a chemical bond, yet further investigations found it to be less important। अब देखो क्या कहते हैं, कहता है गर्चे शुरू में ऑक्टेट रूल के नज़रिए ने कामयाबी से केमिकल बॉन्ड को समझने में मदद दी, लेकिन बाद की दरियाफ्तों ने साबित किया कि ये असूल इतना भी अहम नहीं है जितना शुरू में इसके बारे में तस्वुर किया गया। तो डेयर अब तक मेरे ख्याल में इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि एक एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। एक एटम अपने नज़दीक तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस तरह उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम से कम। असल पॉइंट ये होता है कि वो अपनी एनर्जी को कम से कम करना चाहते हैं। अपनी एनर्जी को कम से कम करने के लिए या तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इस तरह उनकी एनर्जी कम से कम हो जाती है। और जितने भी एटम्स हैं ना वो सारे के सारे उनकी कोशिश होती है कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लें, क्योंकि नोबल गैसेस उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी कम से कम होती है और वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।